नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन, है ना, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ नाटक है यूनिट 8 में। तो चलते हैं, पढ़ते हैं आषाढ़ का एक दिन, है ना। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। और मोहन राकेश जो है, इनके 3 नाटक आए, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस और आधे अधूरे, है ना। तो आज पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन, है ना। आषाढ़ का एक दिन, इनका मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ था। तो कब हुआ था? 1925 में। 1972 में इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककारों में से एक थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण नाटकों की रचना की, है ना। तो कई महत्वपूर्ण नाटकों की रचना की। ये जिनमें से एक प्रमुख नाटक था आषाढ़ का एक दिन, 1958 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य नाटकों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है आषाढ़ का एक दिन, है ना। आषाढ़ के एक दिन का 58, लहरों का राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969। तो तीनों का क्रम आपको याद होना चाहिए। ओके। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ अंठावन, लहरों का राजहंस 63 और आधे अधूरे 1969। तो आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन दोनों नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। 2 शब्द, है ना, इनके 2 शब्द, मतलब जो भूमिका है 2 शब्द के नाम से है। हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ ही अनुसयुक्त नहीं है। पाश्चात्य रंगमंच की उपस्थिति ही हमारे सामने है, परंतु ना तो हम हमारा जीवन उन उपलब्धियों की मांग करता है, और ना ही यह संभव प्रतीत होता है कि हम रंग शिल्प को व्यापक रूप से ज्यों का त्यों अपने यहाँ प्रतिष्ठित कर दें। हिंदी रंगमंच के विकास में निस्संदेह यह अभिप्राय नहीं है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रंगशालाएं राजकीय और अर्ध राजकीय संस्थाओं के द्वारा जहां तहां बनवा दिया जाए, है ना, जिससे वहाँ हिंदी नाटकों का प्रदर्शन किया जाए। तो ये इस नाटक के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। 1971 में फिल्म बनी थी और इसको फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। मणि कौल इसके निर्देशक थे, है ना। तो आषाढ़ के एक दिन के ऊपर फिल्म बनी है, मणि कौल ने इसके निर्देशक थे। प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं, एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा, है ना। तो पाश्चात्य रंगमंच से भिन्न होगा। इस रंगमंच का स्वरूप विधान नाटकीय प्रयोगों के अभ्यंतर से जन्म लेगा। समर्थ और अभिनेता तथा दिग्दर्शकों के हाथों में उसका विकास होगा। तो यहाँ तक ये लिखा था। और जो इसके पात्र हैं आधे अधूरे के, तो चलते हैं। पात्र अंबिका है, जो ग्राम की वृद्ध महिला है, जो मल्लिका की माँ है ना। तो अंबिका कौन है? मल्लिका की माँ। मल्लिका उसकी पुत्री है। तो अंबिका की माँ मल्लिका अंबिका की बेटी है मल्लिका। कालिदास कवि हैं और दंतुल राजपुरुष हैं। मातुल का भी मातुल है, मतलब ये जो मातुल है ये कालिदास के मामा है ना। निक्षेप ग्राम पुरुष है, जो यह निक्षेप ही मल्लिका से बोलता है कि तुम कालिदास को मनाओ, तो वो उज्जैनी जाए। विलोम है, ग्राम पुरुष है ना। विलोम ग्राम पुरुष है। और रंगिणी जो है नागरी है ना। रंगिणी नागरी है। संगिनी नागरी है, जो उज्जैन से आती है। अनुस्वार अधिकारी है। अनुनासिका अधिकारी है। प्रियगुमंजरी राजकन्या कवि की पत्नी, मतलब कालिदास की ये पत्नी है। एक साधारण प्रकोष्ठ दीवार से, अब यहाँ से नाटक की शुरुआत होती है। एक साधारण प्रकोष्ठ दीवारें लकड़ी की हैं। तो दीवारें किसकी हैं? लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। बीच बीच में गेरू के स्वास्तिक चिन्ह बनाए गए हैं, है ना। तो गेरू के चिन्ह बनाए गए हैं, स्वास्तिक चिन्ह, है ना। सामने का द्वार अंधेरी ड्योरी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं और जिसमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे गए हैं। बाईं ओर तथा दूसरी ओर प्रकोष्ठ में जाने के लिए बना हुआ है। गुनगुनाने लगती है
है ना। यहाँ पे मल्लिका गुनगुना रही है, वो कालिदास से मिल के आई हुई है और बारिश में भीग के आई हुई है और गाना गा रही है ना। तो माँ बोलती है अंबिका के दूध औटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। मल्लिका नहीं, तुम पहले बताओ। अंबिका अंबिका बोलती है जाकर थोड़ी देर तल्प पर विश्राम कर लो, अब मुझे अभी बात नहीं करनी, ऐसे बोलती है। तो मल्लिका बोलती है नहीं माँ, विश्राम नहीं करना, थकी कहाँ हूँ मैं, विश्राम करूँ मैं, मुझे तो अभी रेस्ट रेस्ट रेस्ट, है ना। तो अभी मुझे विश्राम नहीं करना, मैं तो अभी उनसे मिल के आई हूँ। अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो। मल्लिका ये कौन लोग हैं माँ, मतलब कुछ लोग दिखते हैं। तो मैं पूछती मल्लिका ये कौन लोग हैं। अंबिका कहती संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। मल्लिका ये यहाँ क्या कर रहे हैं। अंबिका बोलती है जाने जाने क्या कर रहे हैं, कभी बरसों से ये आकृतियाँ दिखाई नहीं दी और अब दिखाई दी। मतलब बहुत साल पहले ये आकृतियाँ दिखी थी, ये लोग दिखे थे, इसके बाद आज दिखे हैं। ये कोई न कोई अनिष्ट होने वाला है। जब ये आकृतियाँ दिखती हैं तभी अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की सूचना आती है। पिछली बार महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी, है ना। तो मल्लिका की पिता की मृत्यु कब हुई थी, कैसे हुई थी, तो महामारी हुई थी, महामारी आई थी तभी उनकी मृत्यु हुई थी, तब ये आकृतियाँ यहाँ दिखी थी। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ। और अंबिका उसकी विवाह की चर्चा करती है किसी से कि मेरे बेटी का विवाह। तो वो बोलती है मैं विवाह नहीं करना चाहती। फिर उसके लिए तुम प्रयत्न क्यों कर रही हो, तुम समझती हो मैं निरर्थक ही प्रलाप करती हूँ। अंबिका कहती है नहीं तुम ना कहो, मैं कहती हूँ, है ना, मैं कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन संपत्ति है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है और मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। तो ये कौन कह रहा है, अंबिका कह रही है ना। अंबिका कह रही है कि आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा कुछ नहीं है। मल्लिका मैंने भावना में भावना का वर्ण किया। बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर बार पेपर में पूछा जाता है कि किसके द्वारा। तो मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है, मल्लिका बोलती है ना, कि मैंने कालिदास से प्रेम किया है भावनात्मक रूप से। तो मेरे लिए यह संबंध सब संबंधों से बढ़कर मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है ना। तो ये मल्लिका कह रही है। अंबिका कहती है, उसकी माँ समझाती है, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर, हाँ, है ना। तो इससे आप मुझे ये भावना अच्छी नहीं लगती। अंबिका तुम जिसे भावना कहती हो केवल छलना है। तुम जिसे भावना कहती हो केवल छलना है, कि मतलब तुम्हें कालिदास छल रहा है ना। वो शादी तुमसे नहीं करना चाहता। मतलब वो कालिदास बोलता है कि मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि वो अपने मामा के यहाँ रहता है, ये सब बातें रहती। अंबिका माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन कि ये कौन कहता है, अंबिका कहती है माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, स्वयं प्रवंचना और प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्ण क्या है, मैं पूछती हूँ भावना में भावना का वर्ण क्या होता है ना। भावना में भावना का वर्ण क्या होता है। कालिदास अब कालिदास यहाँ पे आएंगे और अंबिका मल्लिका की दोनों की बातें होती हैं और कालिदास यहाँ पे आते हैं। देख रहा हूँ तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो, है ना। तो दंतुल कहता है मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, मेरे वेशभूषा का परिचय तुमने दिया। तो ये दंतुल जो है, तो ये उज्जैनी से आए हुए हैं, है ना। और ये अपने एक शावक को घायल कर देते हैं और वो कालिदास उसको लेके अंबिका के घर में आता है। मल्लिका से बोलता है इसे दूध पिला दो और उसकी सेवा करता है। जहाँ उसको घाव लगा है तो वो उसको दवा लगा रहा है और वो दंतुल भी पीछे पीछे आता है उसको लेने के लिए। तो कालिदास बोलता है मैं उसे नहीं दूंगा, है ना। तो कालिदास यहाँ पे उसका संवाद होगा। कालिदास में शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। तो ये कौन कह रहा है, कालिदास का कथन है कि शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। जानकर आश्चर्य हुआ मुझे, जानकर आश्चर्य। मैं राजकीय मुद्राओं को कृत होने के लिए नहीं हूँ। मतलब उसका जो मामा है
कालिदास का तो बोलते हैं कि तुम जाओ उज्जैनी, तो वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं राज्य की मुद्राओं से कृत नहीं, वो नहीं जाना चाहता है ना। तो अंबिका का कथन है कि सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है ना। तो ये कहाँ कौन बोल रहा है? अंबिका बोलती है। मातुल कहता है यह लोक नीति है, लोक नीति है। तो मैं कहूँगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों एक ही होते हैं, है ना। ये मातुल कौन है? ग्राम का पुरुष है, और यही मल्लिका से बोलता है कि तुम जाके जगदम्बा के मंदिर में कालिदास है उनको मनाओ कि वो उज्जैनी जाएं। तो यहाँ पे मातुल का कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों को एक ही अर्थ है ना, दोनों का एक ही अर्थ है। ये किसका है? तो मातुल का। निक्षेप योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ये किसका कथन है? निक्षेप का। शेष पूर्ति प्रतिष्ठा होती है, और कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए, कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। मल्लिका कहती है कि अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, है ना। तुम जाओ, तुमको अवसर मिला है तो तुम जाओ। कालिदास यहाँ से नहीं जाते तो राज्य को कोई हानि थोड़ी होगी, राज्य कवि का आसन रिक्त थोड़ी रहेगा, वो किसी और को मिल जाएगा। यहाँ पे मल्लिका का कथन है कि अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, है ना। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मल्लिका। कालिदास मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ, है ना। और तुम दूसरों के घर में नहीं, उसके जीवन में भी अनधिकार प्रवेश कर जाते हो। तो कालिदास के यहाँ पे संवाद होता है किससे? जिसके साथ मल्लिका की शादी होती है ना। तो किसके साथ होती है? विलोम के साथ। विलोम से वो यहाँ पे उन दोनों की बातचीत होती है, ठीक है। और कालिदास कहता है मुझे जाने के लिए तुम क्यों कह रही हो? तुम कह रही हो? तो बोलती हाँ, मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूँगी, तुम्हारी बहुत खुश रहूँगी। हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूँगी। तो जगदम्बा के मंदिर में क्या देखने जाऊँगी? सूर्यास्त देखने। तो यहाँ पे मल्लिका कहती है। अब ये दूसरा अंक है ना। तो जब का अगर पूछेगा कि कालिदास किस अंक में जा रहे हैं उज्जैनी, तो पहले अंक में चले जाते हैं। दूसरे अंक में जब वो चले जाते हैं और अपनी पत्नी के साथ आते हैं, है ना, तो उसका चित्रण है दूसरे अंक में, है ना। ये 3 अंकों का नाटक है। कुछ वर्षों के अंतराल में निक्षेप कई बातें करना चाहता हूँ। निक्षेप कहता है मैं कई बातें करना चाहता हूँ, कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। मल्लिका गंभीर भाव से उनकी ओर देखती है, क्योंकि निक्षेप ने बोला था कि मल्लिका तुम जाओ और बनाओ। निक्षेप तुम जानती हो, मैं आशा तक नहीं कर सकता कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहाँ के हो जाएंगे। मैं तो आशा नहीं किया था। मल्लिका मुझे प्रसन्नता है कि वह वहाँ रहकर इतने व्यस्त हैं कि यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की। तो अगर ये पूछा जाएगा कि ऋतु संहार की रचना कहाँ किया था कालिदास ने, तो अपने ग्राम प्रदेश में रहकर ऋतु संहार, सिर्फ एक ही, है ना, एक ही ग्रंथ की रचना किया, ऋतु संहार की रचना किया था। वहाँ उन्होंने कई नए काव्य रचना की, है ना, वहाँ जाके उन्होंने कई काव्य। तो मल्लिका 2 वर्ष पहले जो व्यापारी आते थे उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे दी। तो कुमार संभव और मेघदूत कहाँ? उज्जैनी में लिखे थे, है ना, मुझे दी, और बता रहे थे कि उनके यहाँ एक बड़े काव्य की चर्चा हो रही है ना। बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उनकी प्रति उन्हें नहीं मिली। तो अगर पूछा जाएगा कुमार संभव, तो कुमार संभव जो ऋतु संहार, तो ऋतु ऐसे याद करिए कि जैसे इतने सारे ग्रंथ हैं तो कैसे याद करेंगे? तो कालिदास जो हैं तो अपने जहाँ ग्राम प्रदेश में वर्षा होती है तो वर्षा ऋतु ऐसे याद करिए कि ऋतु संहार अपने ग्राम में लिखे थे, बाकी जो भी है वो उज्जैनी में जाके लिखे थे, है ना। निक्षेप जो है तो कहता है एक तरह से देखो तो बुरा नहीं है, परंतु यहाँ रहते उन्होंने जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, है ना, तो
क्या आग्रह था उनका, कालिदास का, कि मैं जीवन में विवाह नहीं करूँगा जीवन भर, और संगिनी संगिनी और वहाँ जाके विवाह कर लिए। तो यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, संगिनी आती है। पहले मैं परिचय दे दूँ, यहाँ ये है रंगिणी और उज्जैनी नाटक केंद्र में, उज्जैनी नाटक केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है ना। रंगिनी संगिनी आ गई हैं और वहाँ पे मल्लिका के घर में हर चीज़ें देख रही हैं कि यहाँ पे क्या रखा है, कहाँ रखा है। तो दोनों बातें करती है। नाटक लिखने में भी रुचि है ना। तो संगिनी रंगिनी और संगिनी दोनों आती है। मतलब नृत्य का अभ्यास भी करती हैं, नाटक लिखने में भी रुचि है। रंगिनी कहती है कि, और संगिनी मतलब संगिनी यहाँ पे कहती है कि उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन भी सीखती हैं। तो क्या क्या करती हैं, वीणा वादन करती हैं, नृत्य करती हैं, नाटक की भी मतलब लिखने की रुचि है। ये सब दूसरे अंक में आएंगे, है ना। संगिनी, यह मैं नहीं मान सकती हूँ कि इस प्रदेश में कालिदास जैसा असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया। यहाँ तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। तो ये कौन कहता है, संगिनी कहती है कि इस प्रदेश में कालिदास जैसे प्रतिभा को जन्म दिया। मल्लिका कहती है कि आज वर्षों के बाद तुम लौट आए हो, सोचती थी कि तुम आओगे तो इसी तरह मेरे घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा होगा, अंधेरा सा दिन होगा, वैसा ही वर्षा और भीगूंगी मैं और तुमसे कहूँगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ ली। और यहाँ पे जब कालिदास आते हैं, मल्लिका से नहीं मिलते, चले जाते हैं, तो वो सोच रही है कि मैं सोची थी कि तुम आओगे, तुमसे मिलूंगी, पानी गिरेगा, बारिश होगी, अंधेरा रहेगा, है ना। सोचती थी मेघ की पंक्तियों गाकर तुमको सुनाऊंगी और पर्वत शिखर में घंटा ध्वनियाँ गूंज उठेंगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हें तुम्हारे हाथों पे रख दूंगी, है ना। क्योंकि भेंट क्या रखूंगी, उसने एक मतलब कविता, उनकी ग्रंथ लिखने के लिए पत्तों के छाल की कापी, मतलब जो भी ग्रंथ बनाया था कि सिल के कि मैं तुमको ये दूंगी, और वो कभी नहीं दे पाई। वर्षों बाद वो आए जब उसका हर पेज निकलने लगा, है ना। बहुत लेट को कर दिया। फिर मल्लिका, ऋतुसंहार और मेघदूत आदि के प्रणेता कालिदास हैं, तो आप कह रहे हैं कि जैसे वहाँ पे तो अनुस्वार वे गुप्त राज्य की ओर कश्मीर के साथ शासन संभालने जा रहे हैं, मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। तो यहाँ पे अब मल्लिका से कौन बताता है कि मातृगुप्त किसका नाम है, तो अनुस्वार ना, अनुस्वार जो है वो बताता है कि मातृगुप्त जो है, इसी मातृगुप्त का जिक्र स्कंदगुप्त नाटक में आया है ना। जो स्कंदगुप्त नाटक है उसमें भी मातृगुप्त है कालिदास, जो कवि के रूप में वहाँ पे है, वहाँ पे उनका मातृगुप्त नाम है। मातुल वह इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील है ना। ये तो मातुल आता है प्रिय मंजरी के लेके। मातुल जो है मामा है कालिदास का, सबसे विनम्र तो सबसे भोली लड़की है। मल्लिका अंदर से आती है शायद और सौंदर्य जीवन की सुविधाएं हैं, प्रिय मंजरी कहती है, आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय पर्याप्त है। प्रिय मंजरी, मैं समझती हूँ कि उनके जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगिनी रही हो, है ना। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। तो ये प्रिय मंजरी कह रही है, कालिदास की जो पत्नी है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक हो जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक करना पड़ता है ना, बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण है। तो ये प्रिय मंजरी किसके लिए कह रही है, कालिदास के लिए कह रही है। अंबिका, यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छाया अवश्य और सी लगती होगी। वहाँ मतलब अंबिका बीमार पड़ी हुई है और प्रिय मंजरी से कुछ बात करना चाहती है और बात बोल नहीं पा रही है, उसको बोलने में तकलीफ़ हो रही है और उसको खांसी बार बार आ रही है। राक्षसी ऐसी जो जिस किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी। जीवन एक भावना है,
कोमल भावना, बहुत कोमल भावना, बहुत कोमल भावना। यहाँ पे अंबिका के पास मल्लिका आके उसके पास रोने लगती है, क्योंकि पता चलता है कि सब लोग चले गए हैं, कालिदास चला गया है और बिना मल्लिका से मिले हुए। अंक तीसरा है ना। तो पहले अंक में आप देखेंगे कि कालिदास उज्जैनी जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा अंक आता है। दूसरे अंक में आप ये देखेंगे कि अपने पत्नी के साथ आए हैं वो लोग, किस प्रकार मातुल का घर बनवा रहे हैं। अंबिका को भी बोलती है प्रिय मंजरी की चलो तुम्हारी शादी कर देते हैं अच्छे लड़के से, तुमको घर दे दें। और भी तो उनको दे, वहाँ जाने के बाद उसको कुछ भेजती है, वो वापस कर देती है मल्लिका। तो और फिर तीसरे अंक में जब है, तो तीसरे अंक में ये है कि जो कालिदास है वो सन्यास ले लेगा और अपना राजपाट सब छोड़ के आता है मल्लिका के पास। लास्ट में वो मल्लिका, क्योंकि वो समझ चुका है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मल्लिका को छोड़ के, और मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, उसका मन वहाँ नहीं लगता है ना। तो अब तीसरे अंक में ये चित्रण होगा कि किस प्रकार कालिदास आ रहे हैं। कुछ और वर्षा के बाद वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द, पर्दा उठने पर ही प्रकोष्ठ एक दीपक जल रहा है। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले बहुत सुंदर दिखाई देती, सब कुछ गर्ज और अस्त व्यस्त है। मातुल वर्षा बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवाय कोई शरण नहीं थी। मातुल कौन है? ये कालिदास के मामा है और मल्लिका के पास आए हैं, क्योंकि अब अंबिका नहीं है ना, अंबिका खत्म हो चुकी है। मातुल के लिए आज भी वही तुम मल्लिका हो। यह आषाढ़ का दिन वर्षा है ना, आषाढ़ की वर्षा तेरे लिए काल हो रही है ना, मेरे लिए, क्योंकि उसका घर इतना ऐसे बन गया है कि वो मतलब चल नहीं पाता है ना। वो यह जानता कि राजप्रसाद में रहकर पाँव तोड़ बैठूंगा तो ग्राम छोड़कर वहाँ न जाता। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया कि कहीं पैर टिकता ही नहीं है। एक पाँव तोड़ आया हूँ है ना, तो एक पाँव उसका टूटा है। और मातुल कहता है कि मुझे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है ना, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। उज्जैनी नहीं गया, वहाँ के लोगों का कहना है कि उसने संन्यास ले लिया। ये किसका कथन है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है? तो मातुल, कालिदास के मामा है ना। काशी चला गया और सन्यास ले लिया, काशी चला गया। कहाँ चला गया? वहाँ के लोग कह रहे हैं सन्यास लेके काशी चला गया। परंतु मुझे विश्वास नहीं होता, एक राजनीतिक जीवन दूसरे कालिदास, मैं आज तक दोनों में से किसी की भी धुरी नहीं पहचान पाया। मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ कि मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ। सत्य सदा उसके विपरीत होता है। यद्यपि मैं तुम्हारे जीवन में नहीं रही तो, परंतु तुम मेरे लिए जीवन में सदा बने रहे। यहाँ पे मल्लिका सोचती है कि तुमने संन्यास क्यों ले लिया कालिदास? मैं तुम्हारे जीवन में नहीं थी, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा ऐसे ही थे जैसे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं किया है ना। तुम रचना करते और मैं समझ रही थी कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की ही उपलब्धि है। पुनः बिजली कौंधती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। ड्योढ़ी के द्वार पर धीरे धीरे खुलता है। कालिदास छत बिछत द्वार खोलता है, ड्योढ़ी पर खड़ा रहता है। मल्लिका किवाड़ खुलने का शब्द उधर देखती है, सहसा उठकर खड़ी होती। कालिदास अंदर आता है। मल्लिका जड़ उसी की ओर देख रही है। मल्लिका आश्चर्य से, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कालिदास, तुम हो और मैं जो तुम देख रहे हो। कालिदास, हाँ, मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो इस तरह भीगना भी जीवन है। कि तुम भी एक अपरिचित सी लग रही हो, इसीलिए कहता हूँ कि कालिदास कहता है कि हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है ना। तो सत्ता और प्रभुता का मोह किसको छूट गया? कालिदास को। आज मैं उस सब से मुक्त हूँ, वर्षों से मुझे कसता रहा है जो, है ना। आज मैं वर्षों से मुक्त हूँ, जो मुझे वर्षों से कसता रहा है। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं आज यहाँ आ गया है ना, यहाँ से गया था, मैं यहाँ से जे गया था। कालिदास, मैं बहुत बार अपने संबंध में सोचा मल्लिका, हर बार यह निष्कर्ष पर पहुँचा कि अंबिका ठीक कहती थी
है ना। तो ये कौन सोचता है? कालिदास। एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है, तपस्वी उमा तुम हो, है ना। तो कुमार संभव जो उन्होंने लिखा, तो उसकी उमा कौन है? मल्लिका। मेघदूत की यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है, और विरह विमर्दिनी यक्षिणी तुम हो, है ना। तो यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है, मेघदूत की। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने से और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी, है ना। शकुंतला तुम ही थी। और मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया, तुम्हारे तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, है ना। तो अब जब उससे हटकर लिखना चाहा, तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में अज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है ना। तो रघुवंश जब उन्होंने लिखा, तो अज का जो विलाप है मेरी ही अभिव्यंजना की अभिव्यक्ति है। अंदर से बच्ची के मुनाने की, रोने के शब्द सुना दिए। मल्लिका सहसा उठकर उद्विग्न भाव से चल दी। कालिदास सोचता है तुम्हारा वर्तमान, कहता है ये तुम्हारा वर्तमान है क्या? क्योंकि कालिदास आया था मल्लिका से कि अब हम साथ में रहेंगे। कोई द्वार खटखटाता है, फिर पैर की चोट से द्वार को अपने आप खोल दे जाता है। ड्योढ़ी विलोम द्वार से कोसता है, तो विलोम जो है वो मल्लिका का पति है। वस्त्र कीचड़ से लथपथ है, वह झूलता हुआ अंदर आता है, शराब के नशे में रहता है विलोम। तुमने मल्लिका की बच्ची नहीं देखी, नहीं देखा? और ये कौन कहता है? विलोम कहता है। उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है कालिदास, कालिदास यहाँ से चले जाओ, है ना। तो कालिदास और बोलता है तुम मतलब मातुल विलोम तुम यहाँ से चले जाओ। विलोम कहता है क्योंकि तुम यहाँ से लौट आए हो, तुम यहाँ लौट आए तो मैं चला जाऊँ, क्योंकि बरसों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें और डैश डैश डैश। हाँ, तो कालिदास सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का दिन ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी के मेघ भरे हुए थे और असमय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था और उसे उठाकर यहाँ लेके आया था। तुमने उसका उपचार किया था मल्लिका। मल्लिका कहती है क्यों? फिर बच्ची के रोने की आवाज़ शब्द सुनाई देता। मल्लिका झट से अंदर चली जाती है और कालिदास ग्रंथ आसन पर रखता हुआ जैसे तैसे उत्तर देता है। और कालिदास मतलब वह प्रतीक्षा नहीं करता, मतलब कालिदास कुछ भी प्रतीक्षा नहीं करता। जब मल्लिका अंदर चली जाती है, दोनों आपस में बात करते हैं। उसने बताया कि मैंने ये सब लिखा तुम्हारे लिए ना। तो बिजली चमकती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास एक बार चारों ओर देखता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। मेघ गर्जन शब्द सुनाई बढ़ रहा है। कुछ क्षणों के बाद मल्लिका बच्ची को वक्ष से सटाए अंदर आती है और कालिदास ना था। और दौड़कर मल्लिका बोलती है कालिदास। उसी तरह झरोखे के पास आकर ड्योढ़ी पे किवाड़ खोल देती है। कालिदास पैर बाहर की ओर बढ़ने लगे कि परंतु बच्ची को बाहों में देखकर उसे वही जकड़ जाती है। फिर टीसी आकर मतलब आकर आसन पे बैठ जाती है बच्ची को, और साथ में बच्ची को साथ सटाकर रोती हुई उसको चूमने लगती है। बिजली बार बार चमक रही है, मेघ गर्जन सुनाई दे रहा है और झरोखे के पास चली जाती है। तो कालिदास चला जाते हैं कि कालिदास आते हैं कि मैं अब मल्लिका के साथ रहूँगा, और उनको पश्चाताप होता है कि मैंने उसको छोड़ दिया, ये सब, है ना। तो वो चले जाते हैं और फिर वो तो नाटक ख़त्म हो गया। धन्यवाद। आप लोगों को अगर क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ जोड़ो। अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करके उनको भी क्लास के पहुँचाएँ। ठीक है, धन्यवाद।